हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज कर रहे हैं और आज हम उस सीरीज में पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीस इन मूवमेंट्स इन अवध इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसके साथ ही अवध में एक पीजेंट मूवमेंट भी चल रही थी, तो उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए वो कैसे हेल्पफुल थी या उसका क्या रोल रहा इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो अवध में पीजेंट मूवमेंट चल रही थी वो बाबा रामचंद्र उसे लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी थे और इससे पहले वो फिजी में एज एन इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम कर रहे थे। इंडेंचर्ड लेबर होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लेबर होते हैं उन्हें हम इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं। इसके बाद जो पीजेंट्स मूवमेंट थी ये तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते थे। तो पीजेंट को क्या है, बेकार करनी पड़ती थी और लैंडलॉर्ड्स जो है ना अपने फार्म पे कराने के लिए उनको कोई पेमेंट ही नहीं देते थे, बस फ्री में उनसे काम कराते थे। दूसरा जो था, पीजेंट्स का टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यानी उनको यही नहीं पता था कि हम कितने टाइम तक यहाँ काम करेंगे और कब हमें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिना नोटिस के इविक्ट कर दिया जाएगा, बिना नोटिस के निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था उनको ये पीजेंट मूवमेंट को चलाना। और क्या था कि जो पीजेंट मूवमेंट थी उसमें उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक तो रेवेन्यूज़ में रिडक्शन चाहिए, यानी कि जो भी वो टैक्सेस या फीस पे करते थे उन्हें था कि ये कम किए जाएं और बेकार जो सिस्टम है इसका अबॉलिशन की जाए, हम बिना पैसे के क्यों काम करें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स का सोशली बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि लैंडलॉर्ड्स को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब काफ़ी जगह पे क्या हुआ था पीजेंट्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो नाई धोबी बंस, यानी कि नाई हो गए हमारे बाबाज एंड धोबीज आर वॉशरमैन्स। नाई धोबी बंद के नाम से एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसमें क्या था, लैंडलॉर्ड्स को जो वॉशरमैन्स और बाबाज की जो सर्विसेज थी वो नहीं दी जाने लगी। मतलब उनको बोल दिया कि आपको ये सर्विसेज नहीं दी जाएंगी क्योंकि नाई धोबी बंद पर हैं हम। अब इसके बाद क्या हुआ, 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने विलेजर्स से बात करना शुरू किया इस बारे में और उन्होंने क्या बनाई, आउट किसान सभा। ये एक सभा बनाई उन्होंने और ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि 1 महीने के अंदर ही ना विलेजेस में 300 ब्रांचेस खुल गई इस सभा की। यानी ये टुगेदर जो है ये पीजेंट मूवमेंट वर्क करने लगा। 1920 में सभा बन गई और उसके बाद 1921 में इस मूवमेंट ने इतना ज़्यादा फैलाव आ गया, मतलब ये जगह जगह पर फैल गई कि तालुकदार और मर्चेंट्स के जो हाउसेस हैं उन पर अटैक किया गया, बाजार लूटने लग गए और जो ग्रेन होर्ड्स थे यानी कि जहाँ ये लोग अनाज इकट्ठा करके रखते थे, गोडाउन थे, उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, टेक ओवर कर लिया उसका। तो ये जो सारी पीजेंट मूवमेंट थी इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इस तरह से हेल्प की कि ये लोग एक तरह से तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स इनके सबके खिलाफ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स। 3 हमें मेजर्स बताने हैं जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, किस लिए टू रिप्रेस द मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट रॉलेट्स एक्ट। यानी कि जो रॉलेट्स एक्ट हुई थी उसके अगेंस्ट पे जो मूवमेंट चलाई गई थी, अब उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। तो उस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए, उस मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से ऐसे 3 मेजर्स लिए वो हमें बताने हैं, वो हमसे पूछा गया है। तो पहला क्या था, पहला तो उनको क्या डर लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मार्केट्स लूट रहे हैं, तो भाई ये ना हो कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ्स जो हैं ये बिल्कुल बंद हो जाएं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इनफैक्ट रिप्रेसिव मेजर्स लिए ताकि वो कुछ ऐसा करे कि ये लोग डर के ये सब चीज़ें बंद कर दें। अब क्या किया गया, सबसे पहले तो लोकल जो लीडर्स थे उनके लोकल लीडर्स थे जो उनके भड़का रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि भड़का रहे हैं उन्हें पिक कर लिया गया, नहीं उन्हें उठा के सीधा जेल में डाला गया और गांधी जी को बोल दिया भाई आप तो दिल्ली में एंटर कर ही नहीं सकते। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को, ये डेट आपको याद रखनी है, जो अमृतसर की पुलिस थी उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन पर भी फायर करना, यानी कि वो शांति से जब प्रोसेशन कर रहे थे वहां पर जो अमृतसर में पुलिस ने क्या किया, फायरिंग स्टार्ट कर दी, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। जिससे क्या हुआ, अब उस फायरिंग की वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत भड़क गए और उन्होंने बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिसेज पर और रेलवे स्टेशन पर बहुत वाइड स्प्रेड, मतलब एक हर जगह पे अटैक करना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ
इस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और जिसे जनरल डायर कमांड कर रहे थे। मार्शल लॉ क्या होता है कि जब अगर कुछ भी आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो सारी पुलिस को नहीं वो कमांड दी जाएगी, आर्मी को बुलाया जाएगा सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं और इसकी कमांड दी गई जनरल डायर के हाथ में। अब क्या हुआ, ये तो शुरू हो गया मार्शल लॉ। अब लोगों को रोकने के लिए और ज़्यादा ब्रुटैलिटीज़, यानी उन पे और ज़्यादा अत्याचार किए गए, बहुत ब्रुटैलिटीज़ की गई उन्होंने और ज़्यादा। और जो पंजाब के लोग थे उनको कहा गया कि भाई अब आपको क्या करना है, पकड़ पकड़ के उनको कहा कि आप स्ट्रीट्स पर क्रॉल करोगे और जितने भी साहिब खड़े हुए हैं उन सबको आपने सैल्यूट करनी है। साथ ही जो इस चीज़ को नहीं मान रहा था उनकी बातों को, उन्हें ओपन केजेस में डाला गया और फ्लॉग किया गया। फ्लॉग होता है कोड़े मारना, जैसे आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे ये मूवीज आती हैं इनमें कि केजेस में उनको जेल में डाल रहे हैं, केजेस में डाल रहे हैं, पिंजरे में डाल रहे हैं और उन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी कोशिश की कि किसी तरह से ये मूवमेंट को रोका जाए, नहीं तो सब चीज़ें बंद हो जाएगी। अब इसके साथ उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो है सबको दे रहे थे कि कहाँ क्या चल रहा है, और उनके एडिटर्स की वो गड़बड़ी ना कर दे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि एक तरह से जो वहाँ रेन ऑफ टेरर फॉलो हो रहा था, मीन्स जिसे हम कहते हैं एक तरह से आतंक का शासन, जिसके अंडर मतलब सब डर के रहें, सब दब के रहें, जैसा कहा जाए वैसे डर डर के मतलब जैसे जीते हैं, वो रेन ऑफ टेरर फॉलो किया जा रहा था। और इस चीज़ को देखते हुए जो इंटेलेक्चुअल्स थे, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स थे, इंडियन इंटेलेक्चुअल, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया, दे ही रिनाउंस्ड देयर नाइटहुड, मतलब उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको रिनाउंस कर दिया, उसका त्याग कर दिया। उन्होंने ये अपना जो अवार्ड था ये वापस कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि आप कैसे जो है इंडियन जो है लोग, जो पीजेंट्स हैं, उनको कैसे आप तंग कर रहे हो, उनके ऊपर मतलब ये ऑपरेशन था एक तरह से उनका, कि उन्होंने जो अपना ये नाइटहुड का जो था इसको रिनाउंस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के बारे में हमें बताना है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड द सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म, यानी कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो था सॉल्ट मार्च जो था बहुत ही एक इफेक्टिव टूल था, एक रेजिस्टेंस का इफेक्टिव टूल कैसे था, तो ये बताना है। तो सॉल्ट मार्च जो है महात्मा गांधी ने शुरू की। उनको ऐसा लगता था कि सॉल्ट जो है ना बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जिससे हम अपने नेशन को, अपने इंडिया के लोगों को यूनाइट करके रख सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा वाइस रॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। अब 11 डिमांड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, इसे तो खत्म करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल फूड आइटम है, जो कि रिच और पुअर मतलब दोनों लोग एक जैसे ही उसे यूज करते हैं, और हर खाने में सॉल्ट तो डलना ही है, तो आप इस पे क्यों टैक्स लगा रहे हो। तो ये जो टैक्स है ना एक तरह से ऑपरेशन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आम जनता के ऊपर एक तरह से ऑपरेशन है, और इसे खत्म किया जाना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने जो ये लेटर लिखा, एक तरह से ये लेटर नहीं था, दैट वाज एन अल्टीमेटम, कि भाई अगर आपने हमारी ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की, मार्च 11 तक का उनको टाइम दे दिया, तो उसके बाद उनको धमकी भी दे दी कि अगर आपने नहीं पूरी की ना तो हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाएंगे। अब गवर्नमेंट को लगा कि पता नहीं ये क्या है और ये सीरियस भी है इसके लिए कि नहीं, बट अब महात्मा गांधी जी तो अपने बात के पक्के थे। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी। और ये मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई, गांधी जी के आश्रम जो साबरमती में उनका आश्रम था वहाँ से स्टार्ट हुई। कहाँ तक, डांडी तक चली। डांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात में। तो यानी कि ये सॉल्ट मार्च शुरू हुई गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेकर डांडी तक। इस मार्च में उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे, जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, यानी कि उनके हर टाइम उनके साथ रहते थे। उन्होंने गांधी जी को सॉल्ट मार्च में एकम्पनी किया, राइट। और ये सॉल्ट मार्च जो टोटल रही वो 240 माइल्स की रही, यानी कि 240 माइल्स तक ये सभी चले। और ये जो थी 24 डेज की थी, यानी कि एक दिन में कितना हुआ, 10 माइल्स अ डे, इतना चली गई। इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब जहाँ जहाँ भी गांधी जी रुकते थे,
क्या होता था, वहाँ पर जो है लोग उन्हें सुनने के लिए कि उनके क्या विचार है, क्योंकि ये बहुत एक तरह से ना धारा एकदम बह गई थी कि गांधी जी सॉल्ट मार्च चला रहे हैं और ये सॉल्ट के अगेंस्ट ये सब कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी सबको पता चलता था कि गांधी जी यहाँ से जा रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाते थे। तो वहाँ वहाँ रुक के गांधी जी उनको स्वराज के बारे में बताते कि स्वराज क्या होता है, और उनसे प्रे करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, उनको प्रार्थना करते थे कि आपको कैसे ब्रिटिशर्स को पीसफुली डिफाई करना है, यानी उनके अगेंस्ट उनकी कैसे बातों के को नहीं मानना है, पीसफुली कैसे हर चीज़ को मना करना है। तो अब 6 मार्च को जो था, गांधी जी अपनी यात्रा जो सॉल्ट मार्च की थी उसे करते करते दांडी पहुंच गए। अब वहां पे उन्होंने क्या किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया बाय बॉइलिंग, सी वाटर को बॉयल किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। और ये जो सेरेमनी, ये जो प्रोसेस था ना सारा, ये सेरेमनीज होते हैं ना, जैसे बहुत बड़ी सेरेमनीज, ऐसे उन्होंने किया और एक सेरेमनिकली लॉ को उन्होंने वायलेट किया। और ये जो चीज़ थी, जब उन्होंने दांडी यात्रा की एंड सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट बनाया, ये हो गई बिगनिंग जहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो इसे कहते हैं ये तो रिमार्केबल मूवमेंट है जब से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये पढ़ा हमने सॉल्ट मार्च के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, The Congress was reluctant to include the demands of industrial workers in its program of struggle. Analyze the reason. चलिए, ये यहाँ बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कह रहा था कि भाई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम उनके डिमांड्स को नहीं लेकर आएंगे, अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो हमारी मांगे हैं, उसमें हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो है ना डिमांड्स उनको नहीं लेके आएंगे। रिलक्टेंट मीन्स उसे मना कर देना कि भाई हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इसका क्या रीज़न था, वो क्यों नहीं कर रहे थे। अब क्या था कि कुछ वर्कर्स जो थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, वो गांधी जी के प्रोग्राम को उन्होंने ना, सिर्फ उनको प्रोग्राम को ही सोच रहे थे कि हमें, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि कांग्रेस क्या कह रही है। उनको ये था कि हम तो गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि हम फॉरेन गुड्स को तो बायकॉट कर देंगे, ठीक है, और हम ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वेजेस चाहिए और हमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए। यानी कि वो अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर इसमें घुसे हुए थे। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि गांधी जी क्या कह रहे हैं या कांग्रेस क्या कह रही है। उनको बस अपना पर्सनल इश्यूज था कि भाई हमें तो लो वेजेस के अगेंस्ट हम लड़ेंगे इस मूवमेंट में, और दूसरा पुअर वर्किंग कंडीशंस है, इसीलिए भाई हम आपके साथ इस मूवमेंट में खड़े हैं। उसके बाद क्या था, अब इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक्स, रेलवे वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक्स की और डॉक वर्कर्स ने 1932 में की। अब डॉक वर्कर्स कौन से होते हैं, जो सी कोस्टल एरियाज में शिप्स वगैरह में जो वहाँ पर काम केयर करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं डॉक वर्कर्स। तो अब जो स्ट्राइक्स हुई 1930 में हुई रेलवे वर्कर्स के थ्रू और 1930 में हुई डॉक वर्कर्स के थ्रू। अब कितने सारे वर्कर्स जो थे, जो छोटा नागपुर के टिन माइंस में काम करते थे, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि हम गांधी जी के साथ हैं, तो उन्होंने गांधी कैप्स वेयर करना शुरू कर दी और रैलीज में और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और कैंपेन्स और रैलीज में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, सिर्फ इसलिए कि उनके पर्सनल जो है चीज़ें वो इम्प्रूव हो सके। और यही रीज़न था कि कांग्रेस मना कर रही थी कि भाई हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो इस डिमांड है ना, इसके लिए तो हम इनको अपने साथ ना इस मूवमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे क्या होगा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट वाला जो मुद्दा है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस है ना, इनको भी, मतलब ये हमारे सारे इश्यूज को ना अलग अलग तरफ ले जाएंगे, और जो कॉमन जो इशू है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो मना कर रहे थे कि हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के मेन फीचर्स क्या था, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो पूना पैक्ट क्या था, सबसे पहले आपको बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, वो उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी, वहाँ पे उन्होंने क्या डिमांड रखी कि दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या, एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी बनाई 1930 में, और इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या डिमांड रखी कि दलित्स के लिए ना अलग से इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो उनकी ये जो डिमांड थी, इस डिमांड को लेकर ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो जी, हम आपकी ये डिमांड एक्सेप्ट करते हैं, और इसे कम्युनल अवार्ड का नाम दे दिया। अब जब गांधी जी को पता चला कि भाई ये तो दलित के लिए अलग ही इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नेशन को बांटना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, फास्ट इनटू डेथ, जिसको हम बोलते हैं आमरण अनशन।
आपने सुना होगा आमरण अनशन, यानी कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो फास्ट इनटू डेथ उन्होंने स्टार्ट किया। उनको ऐसा लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा कि जो उनकी सोसाइटी को इंटीग्रेशन यानी नेशन को इंटीग्रेट करने की, इकट्ठा करने की जो भावना है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि सब अलग अलग गुटों में बट जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, उनको हर चीज़ अलग अलग मिल रही है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का जो रूल है डिवाइड एंड रूल वाला, तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे ना वो उसमें, इसलिए वो इसके अगेंस्ट हो गए। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब अंबेडकर जी गांधी जी से मिले तो उनको लगा कि ये तो सही कह रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी की इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया और इन्होंने मिलकर क्या चलाया, पूना एक्ट ऑफ सितंबर 1932। इसमें क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लासेस जैसे कि इन्हें हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड क्लास कास्ट जो होती हैं, इनके लिए इन्होंने कहा कि हमें अलग इलेक्टोरेट नहीं चाहिए भाई, हमें तो जनरल इलेक्टोरेट ही चाहिए और इसी के थ्रू वोटिंग होगी। बट हमें क्या चाहिए, लेजिस्लेटिव में हमें क्या चाहिए, रिजर्व्ड सीट चाहिए इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ताकि हमारे भी लोगों की कोई सुनवाई हो। हमें अलग इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें तो एक रिजर्व्ड कोटा चाहिए SC/BC के लिए। तो ये उनकी डिमांड थी किसमें, पूना एक्ट में। अब आपसे पूछा जाए कि पूना एक्ट क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं कि किस चीज के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। अब बंगाल में एक स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक फ्लैग बनाया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये एक ट्राई कलर फ्लैग था जिसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। और इसमें 8 लोटसेस थे। 8 लोटस क्या रिप्रेजेंट करते थे, ब्रिटिश इंडिया की 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। और इसमें एक क्रेसेंट मून था जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। ये वो फ्लैग था जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बंगाल में बना था। बट जो मेन फ्लैग जिसकी मेनली बात की जाती है वो है स्वराज फ्लैग, जो गांधी जी ने चलाया था। तो इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग बाय 1921। 1921 में एक स्वराज फ्लैग बना था, वो किसने बनाया था, वो महात्मा गांधी ने बनाया था। अब उसके फीचर्स क्या थे, पहला ये भी ट्राई कलर्स था बट इसमें रेड, ग्रीन, येलो की जगह रेड, ग्रीन एंड व्हाइट कलर थे। उसके बाद इसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील था सेंटर में, जो क्या रिप्रेजेंट करता था, आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। अब ये फ्लैग इतना फेमस हुआ कि जब भी कोई मार्चेस निकाली जाती थी, कोई प्रोटेस्ट निकाली जाता था, तो ये एज अ सिंबल की तरह डिफाइंस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस के अगेंस्ट एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का ये काम करता था। तो इस तरह से ये जो फ्लैग था ये इस तरह से एक नेशनल फ्लैग की तरह काम करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। अब जो कल्चरल चीज़ें होने लगी उससे कैसे मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हो गई, सब मिलजुल कर ऐसे उनको इकट्ठा किया गया कि हम तो इंडिया में सब मिलजुल कर हैं, कलेक्टिव चीज़ को हम बिलोंग करते हैं, कलेक्टिव नेशन हम चाहते हैं। तो ये कैसे पता चला, तो ये सबको बताया कि जब नेशनलिज्म जब स्प्रेड हुई, यानी कि जब भी यूनाइटेड स्ट्रगल किए गए, मूवमेंट्स चलाई गई, तो सब लोग इकट्ठे थे, तो वो एक नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। बट कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू भी इंडियंस की इस इमेजिनेशन को कैप्चर किया गया और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को स्प्रेड किया गया। वो कैसे किया गया, सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी यूज़ ऑफ फिगर्स और इमेजेस। फिगर्स में सबसे पहले जो यूज़ की गई वो थी भारत माता। भारत माता की फिगर को एज आइडेंटिकल ऐसे यूज किया गया कि ये इंडिया की आइडेंटिटी है और जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हम सबकी माँ एक है। तो ये जो डिवोशन थी भारत माता को मदर फिगर की तरह डिवोट किया गया और इससे एक नेशनलिज्म की जो क्या कहते हैं इसे, नेशनलिज्म की तरह एक चीज़, एक पिक्चर क्रिएट की गई कि भारत माता हम सबकी है और हम सब मिले हुए हैं, किस तरह से पिक्चर बना दी गई। ठीक है, इस तरह से कल्चरल को लेकर आगे सबको इकट्ठा किया गया। और क्या था, इंडियन फॉकलोर। इंडियन फॉकलोर में क्या किया गया, जो नेशनलिस्ट थे ना वो रिकॉर्डिंग करने लगे अलग अलग टेल्स की, इंडियन फॉकलोर्स की, कैसे किस तरह से स्टोरीज बना बना के उनको बताने लग गए कि जिसमें वो बिलीव करते थे पहले टाइम में। और उन्होंने इस तरह से स्टोरीज बनाई कि जिसमें उनके ट्रेडिशनल कल्चर का पता चलता था। अब उसके बाद उन्होंने ये धीरे धीरे इस तरह से स्टोरीज चेंज होती गई कि ऐसे हमारे ट्रेडिशनल कल्चर था और उसके बाद देखो कैसे कैसे ये लोग आए और इन्होंने हमारे कल्चर को करप्ट किया, आउटसाइड फोर्सेस ने, और बिल्कुल डैमेज कर दिया। और हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है नेशनल आइडेंटिटी के लिए। और
एक सेंस ऑफ प्राइड रिस्टोर करने, यानी जो हम पहले हम कितना प्राइड से रहते थे ना, अब हमें वैसे ही अपने कल्चर को प्रिजर्व करके वैसे ही रहना है और आउटसाइड फोर्सेस की बातों में नहीं आना है। अब ये दूसरा तरीका हो गया कल्चर का कि जिसमें ये नेशनलिज्म को हम, बिलोंगिंगनेस को हम करते थे, मतलब इस पे हम जोर डालते थे। ठीक है। थर्ड क्या था? यूज ऑफ आइकॉन्स एंड सिंबल्स। आइकॉन्स और सिंबल्स में हमारी सबसे बड़ी चीज क्या थी? फ्लैग्स। अब फ्लैग्स जो बनाया था स्वराज मूवमेंट में, उससे हम ट्राई कलर फ्लैग था, उसको हर मार्च में मतलब इकट्ठे लेकर होल्ड करके चलते थे। ये एक सिंबल था डिफेंस का एंड प्रमोटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव डिफाइंस आना, यहाँ पे डिफेंस नहीं है, डिफाइंस का सिंबल था एंड प्रमोटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव फीलिंग, यानी उस स्वराज जो उस ट्राई कलर जो फ्लैग है उसको देखकर सभी इंडियंस जो है साथ जुड़ते चल जाते थे कि हम सब तो एक हैं। और इसके बाद क्या था? री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब इन्होंने हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट किया, इंडियंस ने वापस शुरू किया कि देखो हमारी एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में किस तरह की आर्ट थी, किस तरह की साइंस थी, रिलीजन कैसा था, मैथ्स कैसे थे, कल्चर कैसा था, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे हमारी जो हिस्ट्री थी इतनी ग्लोरियस थी जब इंडिया कॉलोनाइज नहीं था, उससे पहले की। और अब देखो कॉलोनाइजर्स ने हमारे इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से हमारे आगे पेश किया, पर ये नहीं थी जो साइंस, आर्ट, मैथ्स, कल्चर, ये हमारी हिस्ट्री थी। मतलब वो इन सब चीज़ों को दिखाकर जो है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर रहे थे। और ये सारी टेक्निक से क्या हो रहा था? इंडियन पीपल इकट्ठे हुए टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, मतलब कि इतनी ज़्यादा बिलोंगिंगनेस हो गई मूवमेंट्स के साथ साथ इन कल्चरल चीज़ों की वजह से भी, जिससे उनको पता चला कि ये हमारा जो कॉमन, एक ही हमारा एनिमी है, कॉमन एनिमी है, इसलिए हमें इंडियन पीपल को मिलके रहना चाहिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स थी जो सामने आई, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम थी? एक तो ना इस टाइम बहुत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हिल गई थी, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। क्या हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? तो अब वॉर के टाइम पे क्या था कि सारे के सारे खर्चे होने थे, तो जो सारा एक्सपेंडिचर था वो डिफेंस पे हो रहा था, क्योंकि और इससे क्या हुआ? वार लोन्स लिए, और क्या हुआ? टैक्स। अब इस वार लोन्स को चुकाने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। अब ये लेनी किससे थी? ये तो इंडियन पीपल से लेनी थी, जिससे क्या हुआ? ये वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा हर चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया। और 1913 से 18 के बीच जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब हर चीज़ का प्राइस डबल हो गया, जिससे जो कॉमन पीपल थे वो मतलब इतनी ज़्यादा बुरे टाइम से, इतनी हार्डशिप से गुजरे कि वो कोई चीज़ ले ही नहीं पा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो कॉमन पीपल थे, उनके पास खूब पैसे नहीं लगे हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। इसके बाद क्या किया गया? अभी जैसे यूक्रेन कर रहा है ना कि भाई 50 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो आर्मी में घुस जाएं और अपनी कंट्री की रक्षा करें, तो यही काम उन्होंने तब किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया जा रहा था? इंडियंस को बुला बुला के फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था कि चलो जी तुमको तो लड़ना ही पड़ेगा, जिससे विलेजर्स को थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि हमें क्यों इस चीज़ में बीच में डाल रहे हो। अब क्या हुआ? सब जगह अफरा तफरी का माहौल था, तो कितने सारे ऐसे पार्ट्स थे इंडिया के जहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगी, जिससे फूड की शॉर्टेज हो गई। और इससे एक तो लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके पास हर चीज़ का प्राइस डबल हो रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है? अगर अपनी क्रॉप्स भी नहीं आ रही, यानी कि खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ये तो बहुत ही मिजरेबल जो हालत हो गई है ना, वो हो गई थी उस टाइम इंडियंस की। अब ये सारी प्रॉब्लम से लड़ ही रहे थे लोग कि क्या हुआ? वहां पे एपिडेमिक आ गया, इन्फ्लुएंजा फैल गया। चलो जी, अब कितने सारे लोग थे जो इन्फ्लुएंजा से और स्टारवेशन से पैरिश, यानी कि मर गए वो। अब ऐसे टाइम पे जब लोगों के पास पैसे नहीं है कुछ खरीदने को, हर चीज़ का प्राइस डबल हो गया है, खुद की खेती बाड़ी नहीं है, क्रॉप नहीं है कि वो खुद का पेट भर सके, और ऊपर से एक एपिडेमिक भी आ जाती है, तो कितने सारे मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड स्टारवेशन। तो ये बहुत ही बुरा असर हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ? जब ये सब चीज़ें हो गई तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये लोग अपने अपने लिए कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सारी नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी वो टॉप पे पहुंच गई, बहुत ज़्यादा उनमें गरमाई आ गई। और इसके बाद जो मुस्लिम्स थे वो भी इन नेशनलिस्ट मूवमेंट में घुस गए,
क्योंकि वो भी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे ना, उनको भी तो अपना खिलाफत जो था उसको, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था। खिलाफत मूवमेंट जब हुई थी उसको लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, तो वो भी एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में मुस्लिम्स भी आ गए। पीजेंट मूवमेंट हुई थी, तो पीजेंट्स भी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी इसके बीच में अपना पूरा योगदान दिया। और इस तरह से ये 5 जो मेजर प्रॉब्लम्स थी इंडिया ने फेस की। पहला क्या किया, इकोनॉमिक, ठीक है, डिफेंस आ गया, क्रॉप नहीं प्रोड्यूस हो रहे। उसके बाद क्या हो रहा है, ये फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहा है, इन्फ्लुएंजा आ गया, और इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट्स हुई इन्होंने तो और ही काम कर दिया। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हो गई थी इंडिया में, इसके बारे में पूछा गया था और इसके बारे में हमने बात की। ये सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगी, और आई थिंक वो हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लास्ट सेशन होगा। तो इस सेशन में आपको कुछ भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मुझसे कुछ भी पूछिए। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। कोई भी अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई सीरियसली नीड योर सपोर्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।